सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। साइंस विद वीएस फिर से आ गया है 9 का सेकंड चैप्टर लेके। सेकंड चैप्टर किसका? फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ये। आप लोग जानते होंगे इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही ज्यादा डिमांड आई थी कि सर लॉज ऑफ मोशन समझा दीजिए थोड़े अच्छे से। मैंने उसमें ऑल फार्मूलाज की वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, आप जाके देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है तो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स को डिफाइन कीजिए। कोई भी आपसे पूछता था 8 क्लास तक तो आप बोलते थे सर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। हाँ सर, यही सही है कि पुश और पुल फोर्स है, लेकिन कब तक? क्लास 8 तक सही था। अब हमको डेफिनेशन को थोड़ा क्या करना है, बढ़ाना है अपने डेफिनेशन को। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा फोर्स के। तो देखिए फोर्स है क्या, बेसिकली फोर्स में करते क्या हम लोग, पुश करते हैं, पुल करते हैं, जिसके कारण क्या क्या चेंज होता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, उसमें हमने फोर्स लगाया, उसको दबाया, ठीक है, उसमें पुश किया तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, है ना। या फिर कुछ भी है, जैसे ये है, मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा ये टूटेगा, है ना, शेप चेंज होगा, साइज भी बदल सकता है, किससे? फोर्स के कारण। और भी क्या क्या बदल सकता है, डायरेक्शन फोर्स के कारण ही बदलता है। या फिर कह सकते हैं जैसे ये बोर्ड है, ये किससे चिपका हुआ है, ऑफ कोर्स वॉल से चिपका हुआ है ना। तो अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, इससे कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फोर्स क्या करता है, सिर्फ चेंज नहीं करता है, इट ऑल्सो टेंड्स टू चेंज। वो ट्राई करता है चेंज करने का किसी चीज को। कौन ट्राई करता है भाई? सर फोर्स ट्राई करता है। कैसे ट्राई किया? मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, बहुत फोर्स लगाया मैंने, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन इसमें कुछ हुआ क्या? नहीं। तो फोर्स मैंने लगाया, मेरे फोर्स ने क्या किया, टेंड किया, ट्राई किया इसके शेप साइज को बदलने का या फिर इसके पोजीशन को बदलने का। लेकिन मेरे में उतना दम नहीं है, उतना फोर्स मैं नहीं लगा पा रहा हूं जो इसका बदल जाए या फिर ये टूट के मैं दीवार के उस पार चले जाऊं, है ना, ये नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो मैंने उसके लिए डेफिनेशन लिखा है। अब आते हैं डेफिनेशन पे फोर्स की, है ना, क्योंकि किताब को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखिए आप लोग भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट, ठीक है, फोर्स एक एक्सटर्नल इफोर्ट है ना। जैसे ये बोर्ड है, इस पे हम लोग एक्सटर्नल इफोर्ट ही लगा रहे हैं ना। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, बस वही है, पुश या तो पुल कर रहे हैं, इस पे हम लोग पुश कर रहे हैं और इसको पुल भी तो कर सकते हैं ना, फोर्स ही लगेगा। दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। देखिए मैंने बताया स्टेट ऑफ मोशन मतलब मान लीजिए ये मार्कर है मेरे हाथ में है, रेस्ट में है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये क्या करेगा, मोशन में चला जाएगा। इसका मोशन क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, रेस्ट से मोशन। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, वो तेजी से मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसको फोर्स लगा के रोका, तो क्या हुआ, वो मोशन से किस में आ गई, अब रेस्ट में आ गई। सिंपल है ना। डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, क्रिकेट फील्ड, आप लोगों ने भी क्रिकेट खेला होगा। कैसे सर, बताइए। उसमें बॉलर ने बॉल फेंका, हमने बैट लिया और मारा छक्का, तो बॉल आ रही थी हमारी तरफ, ठीक है, हमने फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को क्या किया, बाउंड्री के बाहर किया, है ना। हाँ, किसको, बॉल को। चलिए आगे देखते हैं। और डायमेंशन, डायमेंशन क्या है सर, डायमेंशन ऑफ बॉडी। अच्छा, डायमेंशन क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, डायमेंशन है शेप साइज, वही होता है ना डायमेंशन। हाँ सर, शेप और साइज तो चेंज कर ही सकते हैं फोर्स से। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला, यूनिट वगैरह, है ना, सब चीज है फोर्स के पास भी। चलिए अब देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास m मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस पे हमने कुछ फोर्स लगा दिया कि मन किया सर का कि चलो ऑब्जेक्ट को मार आते हैं, एक थप्पड़ मार दिया हमने, इस पे फोर्स लगा। अब फोर्स लगा तो इसमें वेलोसिटी आई, है ना। वेलोसिटी कब आई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, यहां पे छोड़ देते हैं वेलोसिटी को, है ना। इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स लगाया हमने। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, उस पे हमने F फोर्स लगाया, उस फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस सिस्टम में बताइए सर कि कितना फोर्स हमने लगाया होगा, तो दैट फोर्स, वो फोर्स कहां से आता है सर, F इज इक्वल टू m इंटू ए से। हमको बस सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे और हमारा फोर्स निकल जाएगा, जितना फोर्स अप्लाई किया हमने।
ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि फोर्स क्या है सर, ये फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप पूछिएगा सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। हमने बताया है पिछली वीडियो में, आपने फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स का देखा होगा, उसमें मैंने बताया है क्या स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे जो डिपेंड कर रहा है उसको स्केलर, और जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे कर रहा है उसको वेक्टर। तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। कैसे है, यहां तो सिंपल हमको पता है कि एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ये है, ये स्केलर है। वेक्टर और स्केलर का अगर हम लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं तो फोर्स तो वेक्टर आ गया यहीं से हमारा। लेकिन हमको समझना भी तो है ना, ऐसे तो सर ने बता दिया तो हो गया, लेकिन समझना पड़ेगा कि फोर्स वेक्टर कैसे है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से और फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से, ठीक है, पहले इधर से लगा दिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। फोर्स हमने इस डायरेक्शन से लगाया तो उसका डायरेक्शन उधर गया, उसका मोशन का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, है ना। अब हम अगर फोर्स को इधर से लगाएं तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ही डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। जिधर फोर्स लगा रहे हैं वैसा हमारा वर्क हो रहा है। तो फोर्स यहां से हमको पता लग गया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट भैया न्यूटन है। कैसे है देख लेते हैं। मास का है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या आ गई, न्यूटन आ गई। अब देख लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट, ये तो एसआई यूनिट हुआ इसका, किसका, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हो गया। अब सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। सीजीएस इसका हो गया डाइन, ठीक है, डाइन हो गया इसका सीजीएस यूनिट। अब न्यूटन और डाइन में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है सर, 10⁵ डाइन होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा और हमेशा, बहुत ही ज्यादा काम देगा ये आपको कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। चलिए आगे, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा एक टॉपिक मोमेंटम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल है सर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये जो ऊपर लिखा है वेक्टर का सिंबल है, आपको समझ में आ गया होगा सर, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन सर समझाइए तो मोमेंटम होता क्या है। हाँ, तो पहले समझते हैं। मोमेंटम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बुलडोजर है, ठीक है, बुलडोजर का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। आपने बोल दिया ज्यादा होगा, लेकिन कैसे होगा सर ज्यादा, उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है ना। अब मान लीजिए बुलडोजर है, ठीक है, वो मतलब ऐसे है, स्लोपी है, उस पे आ रहा है वो धीरे धीरे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो एकदम धीरे, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। क्यों, बुलडोजर बहुत भारी होता है, मतलब धीरे धीरे ही चलता है, ठीक है। वो आ रहा है और ऑब्जेक्ट को उसने टक्कर मारा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट धड़ाम से मतलब बिखर जाएगा पूरा। क्यों बिखर जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि बुलडोजर का मास क्या है सर, बहुत ही ज्यादा मास है उसका इन कंपैरिजन टू साइकिल या मोटरसाइकिल, किसी का भी देख लेते हैं, है ना। लेकिन अब अगर बात करें कि सर वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है क्या मोमेंटम, जी सर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। उसका एक एग्जांपल है बंदूक है, उसकी जो बुलेट होती है कितना छोटा होता है, उसका मास कितना कम होता है, बहुत कम होता है मास उसका, है ना। लेकिन जब वो लगता है किसी को तो बंदा क्या होता है, रेस्ट इन पीस हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि उस बुलेट का मोमेंटम ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा होती है सर, जिसके कारण उसका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और बंदा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एक छोटे से चीज से जिसका मास बहुत कम है ना। तो
उसी का मतलब मोमेंटम का डेफिनेशन क्या कहता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बहुत आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ठीक है, उसकी कोई वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है। अब अगर पूछे कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी नहीं, इसका मोमेंटम क्या होगा सर, तो हम क्या करेंगे, इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मोमेंटम p मिल जाएगा, ठीक है सर। अब क्या, अब अगर मोमेंटम मान लीजिए ये वेलोसिटी क्या है हमारा u इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मोमेंटम अगर पूछे तो क्या होगा सर, 0 हो जाएगा, या फिर मास 0 है तो मोमेंटम 0, या वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे मास तो वैसे 0 नहीं होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए बोर्ड या मार्कर का ही मोमेंटम पूछ रहा है कोई, तो क्या होना चाहिए, इसको इसके पास एक छोटा सा कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, तभी इसका क्या निकलेगा, मोमेंटम निकलेगा। अगर वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0 हो जाए। चलिए अब बात करते हैं अपने इनर्शिया की, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फिजिक्स का। अच्छा इससे पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं, मोमेंटम में कुछ छूट गया था, क्या छूट गया था, उसका एसआई यूनिट सर। एसआई यूनिट आप लोगों ने भी नहीं बोला, नहीं तो मैं समझा देता उसी वक्त। तो देखिए मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। अब अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी, मास है तो केजी हो जाएगा सर, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छा चीज है, मतलब आगे काम ही देगा। ऐसा यूनिट तो मैंने पहले भी बोला, यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अब इनर्शिया की। इनर्शिया अगर बात करें ना, ये एक वरदान है, वरदान, हाँ सर वरदान है, साइंस में भी ऐसा चीज होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, इसको ये वरदान मिला है, तो उस वरदान को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। या एक ऑब्जेक्ट, अगर हमने मान लीजिए बॉल है, ठीक है, बॉल को हमने रोल किया, ठीक है, वो जाते रहेगा, कब तक, तो वही उसके जाने का जो है वरदान उसको जो मिला है कि वो हमेशा चलते रहेगा, उसकी एबिलिटी कि वो उसी स्टेट में रहे, मतलब अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तो उसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपने सर आपने तो बोला कि बॉल को अगर मतलब रोल कर देंगे तो वो चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं है सर, वो तो रुक जाएगा थोड़ी दूर जाके। हाँ मैंने क्या बोला, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो तो रुक गया सर, उस पर हमने फोर्स नहीं लगाया, फिर भी फोर्स लगा सर, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, कौन सा फोर्स लगा, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स, सही। हाँ तो वही एबिलिटी को, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको वो वरदान मिला है कि वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर दूसरा फोर्स ना लगा दें। अब आप बोलिएगा सर हवा चलेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो हवा सर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है ना। हाँ तो आप लोग समझ गए कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें उसको रेस्ट में रहने का वरदान जो है, उसी वरदान को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, उसको मोशन में रहने का वरदान मिला है, उस वरदान को क्या बोलते हैं सर, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। गिवन स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर रेस्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। क्यों, एक ऑब्जेक्ट के पास एक एबिलिटी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या मूव मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तो उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब इनर्शिया जो है वो किस पे, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है सर, उसके ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये 2 kg का, ये 10 kg का, मास किसका कम है, इसका और इसका ज्यादा है ना। तो इस पे इसको हिलाने में हमको कम फोर्स लगेगा और इसको हिलाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इसका जो इनर्शिया है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन, है ना। 10 kg का ऑब्जेक्ट, उसको हिलाने में हमको ज्यादा ताकत चाहिए ना, उसके इनर्शिया को
उसके एबिलिटी को तोड़ने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है सर, ज्यादा है, और इसमें कम फोर्स लगेगा उसके इनर्शिया को तोड़ने में, तो क्या है, इसका इनर्शिया क्या है सर, कम है। तो अगर ये डिपेंड किस पे करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ कोर्स। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम, याद रखिएगा बस इतना सा, ठीक है। कैसे, वो तो हम लोगों ने समझ लिया कि 2 केजी का ऑब्जेक्ट को हिलाने में हमको उसके इनर्शिया को तोड़ने में कम फोर्स लगेगा, तो इसका इनर्शिया कम है, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, और 10 केजी में उसका उल्टा है। तो अब बात करें क्या, इनर्शिया के टाइप्स, कितने तरह के इनर्शिया है, 3 तरह की इनर्शिया है सर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए ये तीनों जो हमारे इनर्शियाज हैं बहुत ही ज्यादा आसान है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या करेगा सर, रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ना सर, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अभी हम लोग देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जांपल देना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ज्यादा अच्छा से। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि सर मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक बस में मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस अचानक से क्या करती है, बस अभी रेस्ट में है, बस क्या है, रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख रहे हैं, बस रेस्ट में है, वो अचानक से अगर मोशन में आती है तो हमको क्या झटका लगता है, पीछे की तरफ हम चले जाते हैं, हमने सीट से चिपक जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में था। क्यों रेस्ट में था, बस भी रेस्ट में था, लेकिन बस अचानक से मोशन में आ गए, हमारे बॉडी क्या था, रेस्ट में था, तो वो क्या किया, कोशिश किया अपना इनर्शिया मेंटेन करने का, कोशिश किया कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन मोशन वहां पे बस का फोर्स क्या था, हम लोगों के इनर्शिया से बहुत ज्यादा था, जिसके कारण हमारा भी बॉडी झटके के साथ पीछे चला गया, और वो भी क्या हुआ, बस के साथ मोशन में चला गया। अब बस के साथ हमारा बॉडी क्या हुआ, मोशन में आ गया है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन समझेंगे। अब हमारा बॉडी बस के साथ मोशन में आ गया, अब अचानक से बस स्टॉप आया, बस अचानक से रुका, तो हम लोग क्या हुए, आगे की तरफ जाने लगे। क्यों जाने लगे सर, क्योंकि हमारा बॉडी बस के साथ क्या था, आगे की तरफ मूव कर रहा था सर। हाँ, अब बॉडी मोशन के साथ मूव कर रहा है तो हमारा बॉडी क्या है, मोशन में है, तो हमारा बॉडी अपना इनर्शिया को मेंटेन करेगा, वो सोचेगा हम मोशन में ही रहे, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, मोशन में रहने का कोशिश करेगा, और बस वहीं रहेगा और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। हो सकता है अगर ज्यादा जोर से ब्रेक मारे ड्राइवर ने तो हम उछल के सीधा ड्राइवर के पास पहुंच जाए, है ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, यू टर्न लेता है गाड़ी, अचानक से उसको इधर घुमाता है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब गाड़ी इधर घूम गई, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा ना। क्यों, क्योंकि इनर्शिया है ना, यहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, हमारा बॉडी खुद ब खुद तो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, वो अपने इनर्शिया को क्या करेगा, मेंटेन करने का कोशिश करेगा, और झटके के साथ वो इस साइड जाएगा। अगर इधर गया मतलब गाड़ी इस साइड जा रहा है तो इधर जाएगा, और इधर जा रहा है तो इस साइड, जिधर भी मुड़ रहा है उसके ऑपोजिट साइड हमारा बॉडी जाएगा। चलिए अब आ गए हम लोग न्यूटन बाबा के तीनों लॉज पे। पहला लॉ देखिए क्या कहता है, फर्स्ट लॉ को हम लोग ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें पूरा का पूरा सर पूरा लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, मतलब इनर्शिया के बारे में ही बात करेंगे इसमें। देखिए कैसे, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन इट विल कीप इन रेस्ट और इन मोशन until and unless an external force is applied on that body। ये याद कर लीजिए या रट लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। कैसे, ये क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हमको क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा, until and unless वो रेस्ट में ही रहेगा
जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स ना लगे, उस पे दूसरा फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये तो भैया सर आपने इनर्शिया में भी बताया था। हाँ सर, मैंने जो इनर्शिया में बताया था वही है पूरा का पूरा इसमें। बस इसमें क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मूव कर रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, तो ये क्या करेगा सर, ये मोशन में ही रहेगा। कब तक मोशन में रहेगा? जब तक हम इस पे इसका ऑपोजिट फोर्स ना लगाएं। इसको रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स ही लगाना पड़ेगा मोशन को रोकने के लिए। हाँ, या फिर ब्रेक भी मार सकते हैं अगर गाड़ी में है तो, है ना। लेकिन क्या करना है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई करना पड़ेगा सर। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट विल कीप इन रेस्ट और इन मोशन until and unless an external force is applied on that body। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा, या एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। अब फोर्स क्या है? पुश और पुल, है ना, सिंपल है हमारे लिए। तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में देखिए हम लोग डराइव करेंगे, डेरिवेशन भी है उसमें। देखिए भैया हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स। मतलब देखिए इसको समझना है, सिस्टम क्रिएट करके बनाते हैं। इसमें डेरिवेशन भी है हमारा, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है सर, m है, ठीक है। इस पे हमने एक फोर्स लगाया F, ये किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रहा था, ऑलरेडी मूव कर रहा था, ठीक है। अब हमने इस पे एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। मैंने बोला फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है। तो ये m क्या हो गया, अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, मास तो चेंज नहीं होगा ना सर, नहीं होगा, पक्का पता है ना। हाँ, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी u से क्या बन गया, v बन गया। और जितने टाइम में ये बना उस टाइम को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ लगा है, रेट ऑफ मतलब टाइम, है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो चेंज हुआ, तो मोमेंटम में चेंज क्या आया, यहां का मोमेंटम पहले क्या निकलेगा, पहले इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m इंटू पी आई, लिख लेते हैं इसको, इनिशियल मोमेंटम, है ना, इनिशियल ये फाइनल हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो pf हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम pf। p क्या है, मोमेंटम का डिनोशन है, अभी हमने देखा डिनोट करते हैं मोमेंटम को, तो m इंटू v हो जाएगा सर, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये माइनस ये, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हमको मिल जाएगा। तो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो pf माइनस pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, रेट है तो बाय टाइम। यही है ना, यही बोल रहा है, जो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं बस। चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना सर, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कर देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने ये कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, यही कह रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा सर, कांस्टेंट। तो k हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम क्या है सर, फाइनल मोमेंटम तो हमारा mv है, तो mv रख दीजिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu है, तो mu भी रख दीजिए सर, ठीक है सर। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं, ठीक है। बाय t है तो बाय t कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या करें, k को हटा लेते हैं। न्यूटन बाबा ने बताया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कि k का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो k इज इक्वल टू 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 को हटा दिए यहां से। अब m को हम लोग बाहर निकाल लिए, m को कॉमन ले लिए, मतलब इससे भी और इससे भी, तो अंदर क्या बचा है, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब v माइनस u अपॉन t को हम लोग क्या कहते हैं, क्या है ये, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया था
एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको सर, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 1 में, फिजिक्स के चैप्टर 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखें, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। तो यहां से हमको क्या मिल गया सर, F इज इक्वल टू एम, और ये क्या हो गया हमारा पूरा एक्सेलरेशन a, तो m इंटू a, ये आ गया F इज इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला। इसी से आता है हमारा क्या, सेकंड लॉ से ही हमारा ये फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू एम ए। तो आपको सेकंड लॉ पूरा क्लियर हो गया। इसमें देखिए कुछ नहीं किया हमने, एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। एक सिस्टम क्रिएट किया, उससे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाला। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ठीक है सर। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया और F इज इक्वल टू एम ए निकाल दिया सर। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ की, तो आप लोगों को भी पता होगा थर्ड लॉ कौन सा है, बहुत ही ज्यादा फेमस लॉ है। कौन सा लॉ है बताइए कोई? हाँ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सर। बहुत आसान है ना, सबको इस लॉ के बारे में पता होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बी ऑब्जेक्ट है। अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो इसका कहना क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या कहना है, बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट फोर्स उस पे लगाएगा। अगर मैं इस वॉल पे एक फोर्स लगा रहा हूं, जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही वॉल भी मुझ पे फोर्स लगा रहा है। यही कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। दोनों का फोर्स इक्वल होगा। देखिए इधर से इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी फोर्स लगेगा इधर से, है ना। लेकिन क्या होगा, फोर्स का, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। दोनों फोर्स F इज इक्वल टू एफ होगा, या F1 इज इक्वल टू F2 होगा, या F1 F2। लेकिन क्या होगा सर, ऑपोजिट होगा एक दूसरे के, तो इसमें माइनस लगेगा। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर मनप्रीत सर इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल भी उन पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो नेगेटिव साइन दे दिए सर, है ना। या एक और चीज समझते हैं, जैसे हम है, ठीक है, मास भी तो एक तरह का, वेट जो है मेरा, वो भी तो एक तरह का क्या है, फोर्स ही है ना। वेट जितना फोर्स अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ भी उतना ही फोर्स मुझ पे लगा रहा है ना। हाँ, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से देखते एक बार। फोर्स पढ़ा, है ना, मोमेंटम पढ़ा, इनर्शिया के टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। अब तीनों लॉस पढ़ लिया हमने। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यहां तक आ गए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।